सत्ताएं पहले बदलती हैं, फिर व्यवस्था बदलती है। हम सबको इस देश की व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ने के लिए युवाओं को एकत्रित होना होगा। आप अमेरिका चले जाएंगे, आप जर्मन चले जाएंगे, आप कनाडा चले जाएंगे, आप सिडनी चले जाएंगे, आप यूके चले, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, यह याद रखिएगा, लौट के आपको यहीं वापस आना है। आप अपनी रूट को छोड़ के दुनिया घूम करके आपको आना भारतीय है। ये दुनिया में जहां जहां जाकर के आप नौकरी करें, कुछ भी करें, प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें, कीर्ति अर्जित करें, लेकिन भारत से जाने वाले मेरे युवा, अगर भारत की शिक्षा लेकर के किसी दूसरे देश को आप मजबूत करने जा रहे हैं और अपनी उस बूढ़ी मां और बूढ़े फादर को और बूढ़े भाई बहनों को आप भारत में छोड़ के जा रहे हैं, या तो ये लक्ष्य तय करें कि हम 5 साल बाहर जाएंगे, वहां तरक्की करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको मोक्ष भारत की धरती पर ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लिहाजा आज की मेरी बातचीत में नीरज भाई ने मुझे चारों तरफ से बांध करके कश्मीर और खासतौर से धारा 370 और 35A के बीच में रखा, और मैं रहा इसी में। लेकिन मैं जानता हूं कि हजारों लाखों युवा आपके माध्यम से, पुष्पेंद्र को छोड़ दीजिए, सुशील पंडित, आरएसएन सिंह को छोड़ दीजिए, हम कौन हैं यह महत्व नहीं है। हम जो कह रहे हैं अगर वो सही है, अगर आपके दिल में उतरता है, मैंने कहा कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, न हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है। हमारा संबंध एक चीज से है, हम उसके प्रति जिम्मेदार हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं। हम उससे किसी कीमत में गद्दारी नहीं कर सकते। अगर हमने उससे गद्दारी की तो यह गद्दारी हम ऐसे ही है कि हम अपनी मां के साथ झूठ बोले। इसलिए हमारी पार्टी, हमारा विचार, हमारा दल, कुछ भी हो, हम इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं। हम न किसी पे एहसान कर रहे हैं, न किसी के ऊपर अपनी विचारधारा थोप रहे हैं। किताबें हैं, किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कभी आपने सोचा था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है? कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था। आप सब लोग, एक किताब है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यह किताब भारत के छापाखाने में जब छपी तो जहां ये पहले पहुंचती है, मैंने उनसे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि एक लड़ाई, जिस लड़ाई में मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा, मेरे सामने ये जघन्य गद्दारी का कानून, देशद्रोह का कानून, ये धारा मेरे सामने हटी। इसके हटने का जब सरकार के राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद जब ये पब्लिक हुई और नोटिफिकेशन हुआ, उसकी पहली कॉपी मैं खरीद के लाया। और आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2019 को जो घटना घटी, ये कॉपी 5 नवंबर 2019 को आई। इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए किताबें पढ़िए। मैं हर बार अपनी मीटिंग में कहता हूं कि किताब, अगर जम्मू कश्मीर को समझना है, हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि वो शख्स जीवित है। पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, भारत में आए थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने, भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बने। 92 साल के हैं। उस शख्स की आवाज में अभी भी जान है। शरीर से वो शख्स कमजोर हो गया हो, लेकिन इतना ताकतवर
बिना किसी डरे हुए जम्मू कश्मीर में जब ये सब चल रहा था, उसकी जीप का ड्राइवर तक भी आईएसआई का था। इतनी नजदीक से वो आदमी बच गया। वो उस वक्त जम्मू कश्मीर का गवर्नर था और उस आदमी का नाम है जगमोहन। जगमोहन जीवित हैं, 92 साल से ऊपर की उनकी उम्र है। उनकी किताब का लेटेस्ट एडिशन पढ़िए, 12वां एडिशन आया है। उस शख्स ने कश्मीर की समस्याओं का अध्ययन भी किया, उस पे 12वें एडिशन है, उसको लेके पढ़ें। किताब का नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, जगमोहन। ये किताब हर युवा को पढ़नी चाहिए। ये किताबें पढ़ेंगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप किसी विचारधारा के बंधुआ हैं, आप किसी राष्ट्रवादी संगठन के हैं, आप हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। ये किताब बहुत सारे न्यूट्रल लोगों ने लिखी है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इसके साथ साथ कई किताबें मैं कहता हूं, एक राजीव मल्होत्रा जी हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा काम अमेरिका में रह के कर रहे हैं। उस किताब को पढ़िए। वो किताब उन्होंने लिखी है कितने साक्ष्यों को लेकर। उस किताब का नाम है ब्रेकिंग इंडिया बाय राजीव मल्होत्रा। जबरदस्त किताब है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही कश्मीर को लेके एक किताब है, कश्मीर 1947 रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं प्रेम शंकर झा, इसको भी पढ़ेंगे तो आपको मानिक शाह का वो महत्वपूर्ण इंटरव्यू जिसको उन्होंने उसमें लिया है वो आपको मिलेगा। बहुत किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, लिखने वालों ने लिखी हैं, लेकिन जिन मक्कारों ने इस देश में अपना नाम चमकाना था, इस देश के एयरपोर्ट से लेके खेल के मैदान, इस देश के अंदर संस्थान, जितनी भी जगह थी, बस नहीं चला, नहीं तो टॉयलेट के ऊपर भी लिखवा देते राजीव गांधी मेमोरियल टॉयलेट। कोई खेल का ऐसा नहीं है, फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, हॉकी का खेल हो, सब राजीव गांधी नहीं खेले थे, किसी और ने नहीं खेले। ध्यानचंद बेकार में इतने बड़े आदमी हैं, सारे खेल की ट्रॉफियां राजीव गांधी के नाम से हैं, सारे पोर्टों का नाम दुनिया, मैंने लिस्ट बनाई है, आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी, कोना कोना, गली गली, जहां के कोई गए नहीं, वहां उनके नाम का मेमोरियल बना हुआ है, हर एयरपोर्ट का बना हुआ है। तो इस देश में कोई वीर सावरकर के नाम से, छत्रपति शिवाजी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम से बात नहीं हुई। और दिल्ली में किस किस की मूर्ति लगी हुई है जो 5 साल के लिए एरोप्लेन चलाते चलाते देश चलाने लगे थे, जिन्होंने नेपाल के शाही परिवार को समाप्त करने में एक भूमिका निभाई, जिन्होंने भारत के बहुत से युवा फौजियों को अपनी बेवकूफी के चलते IPKF के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाते आपने श्रीलंका में भेजा, हजारों फौजियों को मरवा दिया आपने, युवा फौजियों को मरवा दिया आपने। उनकी मूर्ति संसद के बाहर लगी हुई है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। इसलिए समय आ गया है। ये मूर्तियां वैसे मैं बहुत महत्व नहीं मानता, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली जनरेशन जब उन मूर्तियों को देखती है तो उन्हीं का इतिहास जानती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन मूर्तियों के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। लिहाजा सावरकर की मूर्ति दिल्ली के अंदर, यह सरकार सावरकर की चाहने वाली सरकार है। इस सरकार ने वादा किया है कि सरकार अपने दौर में भारत रत्न देगी वीर सावरकर को। महाराष्ट्र में शिवसेना के चीफ स्वर्गीय बाल ठाकरे जी के दबाव में दिल्ली की संसद के अंदर बाल ठाकरे जी के कहने के बाद वीर सावरकर का तैलचित्र लगा हुआ है। आज वीर सावरकर के बारे में दुनिया जान रही है और पता चल रहा है कि वीर सावरकर को साल में एक चिट्ठी लिखने के लिए न कागज दिया जाता था, न पेन दिया जाता था। और जो इस देश में 19 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वो दिल्ली के 5 स्टार टाइप के गेस्ट हाउस में नजरबंद रहते थे। उनका नाश्ता भी अलग बन के आता था, उनके लिए अखबार भी उनसे पूछ के आता था, और ये कहा जाता था कि उनको हर दिन चिट्ठी लिखने की अधिकार था। तो उनकी चिट्ठी का तो कंपाइलेशन हो गया, लेटर फ्रॉम फादर टू द डॉटर।
उन पे इतनी फुर्सत थी क्योंकि वो क्रांति कर रहे थे जब घर के अंदर बंद थे और कस्टडी में थे। कस्टडी में उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी जा रही थी। उनसे पूछा जाता था आप कौन सा नाश्ता करेंगे, पहली यातना थी। दूसरी तकलीफ दी जाती थी कि आप कौन सा अखबार पढ़ना चाहते हैं, यह दूसरी तकलीफ थी। तो एक तरफ लेटर टू ड्योटर लिखे जा रहे थे जिनकी किताबें बेची जा रही थी। उनके वंशजों ने कहा कि ये नेहरू जी की किताब है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो हर राज्य को किताबें लाखों में बिकती थी और उसकी रॉयल्टी कौन लेता था ये सबको पता है, जो माता जी वहां बैठी हुई हैं 10 जनपद पे। सरकारें अपनी थी, हमसे खरीदो, हमारे विचारों को थोपो, थोपे न थोपो, इसके बारे में जो हमें रॉयल्टी मिलेगी वो हमें दो। कोई अपने पिताजी की पेंटिंग बनवा रहा है और जबरदस्ती अपनी सत्ता के दबाव में कह रहा है कि इसे 2 करोड़ में खरीदो और चेक से खरीदो ताकि हमारे पास लीगल। तो यह सिलसिला कोई नया नहीं है।